हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ साथ दोस्तों एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर। तो दोनों आज हम कवर करेंगे। हालांकि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम पूरी तरह से डील करेंगे, और जो सिटीजन चार्टर वाला टॉपिक है उसका मैं एक लिंक दूंगा आपको, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी गवर्नेंस में करा चुका हूँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने पिक्टोरियल फॉर्म में कराया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा। तो आप वहाँ से जाकर के सिटीजन चार्टर वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद है तो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिल सके। अभी इसका जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, कंप्लीट है वो। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ से कंप्लीट करना है तो आप इसका सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिए। उसके बाद लेक्चर को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, खैर, शुरू करते हैं। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? दोस्तों, एकदम आसान भाषा में इसको पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद जो लिखने के लिए चीजें हैं वो ये सब है, आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है ना? आसान भाषा में यही है। सिटीजन सेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो सिटीजन है, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनकी जरूरतों के अनुसार ही एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उसको हम सिटीजन सेंट्रिक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी गवर्नेंस है, कोई भी पब्लिक सिस्टम है, उसका अल्टीमेट जो गोल होता है वो यही होता है कि जो उनके यहाँ के नागरिक हैं, जो उनके यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके एस्पिरेशंस को पूरा करना, और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करना। ठीक है, और यह तभी संभव होगा कि जब गवर्नमेंट कुछ इस तरह से काम करे कि जो जनता की ज़रूरत है वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराए, जो जनता चाहती है उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करे। इसी को हम सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। अब अगर हम बात करें कि गुड गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है या फिर क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन सिंपल सा ये है कि जब हम सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को एडॉप्ट करेंगे तो हमको जो गोल हमारा होगा, जो हमारा अचीवमेंट होगा, वो होगा गुड गवर्नेंस। तो सिंपल सा यही कनेक्शन है कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स है और गुड गवर्नेंस हमारा क्या है, इंड है। ठीक है। सिटीजन सेंट्रिसिटी विद द एम ऑफ इंश्योरिंग सिटीजन्स वेलफेयर, जैसा कि हमने कहा कि जो सिटीजन है उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराएं। एंड सिटीजन सेटिस्फैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो, उस सिस्टम से सिटीजन सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। is a critical for any government, local or state or national government, which aims to provide good governance। अगर एम आपका गुड गवर्नेंस है तो माध्यम आपका सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके। अगर हम बात करें कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को अचीव करने के लिए, मतलब हम गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक बनाएं, उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत होगी, किस किस चीज़ों की हमको जरूरत है। तो सबसे पहले तो यही है कि जो लीगल सिस्टम है हमारा वो साउंड होना चाहिए, मतलब प्रभावी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो लीगल सिस्टम कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाह रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, उसको परेशानी ना हो। ठीक है। और कोई उसी के साथ कुछ अगर गलत कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है कि जो सिटीजन के अगेंस्ट है, उनके फेवर में नहीं है, सोसाइटी के फेवर में नहीं है, तो उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, ऑब्वियसली जो पब्लिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनका जो उत्तरदायित्व है, उनकी जो एंसोरेबिलिटी है, वो फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड दियर इफेक्टिव फंक्शनिंग, मतलब ये कि जो भी हमारा संस्थागत व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जो हम लॉज और रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसी, जो कानून हम बना रहे हैं, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और साथ में अगर कोई उसको वायलेट करता है, ठीक है, तो उसका जो रिपरकशन होना चाहिए वो भी रोबस्ट होना चाहिए, वो भी जो है प्रॉपर होना चाहिए। राइट, मतलब कि अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी खासी पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद कंपिटेंट पर्सनल स्टाफिंग,
दीज इंस्टीट्यूशंस एंड साउंड पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टाफ की कमी है तो उसको हम फुलफिल करें, उसको हम जितना भी जरूरत है उतना कंप्लीट रखें। साथ में उनका मैनेजमेंट और उनकी ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टाफ इनकम्पिटेंट हो जाएगा तो कितना भी हम पूरा स्टाफ रखेंगे या फिर ओवर स्टाफिंग भी कर देंगे तब भी हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ना तो लैक होना है स्टाफिंग में और ना ही ओवर होना है। जितना जरूरत है उतना रखो और उनको अच्छे से मैनेज करो, उनका रोल फिक्स करो, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो और साथ में उनको जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग भी दो। ठीक है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, राइट पॉलिसीज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। सिंपल सी बात यह है कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि एक जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर होता है वो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पावर है या पॉलिसी है उसको अलग अलग लेवल पर बांट के, अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करके उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाए और अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी जाए। जिसको जो हम जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। ठीक है ना। अलग अलग लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कराएंगे और हर एक लेवल पे कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको हम कुछ पावर देंगे, उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब ये कि किसी भी पॉलिसी या पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर का और पॉलिसीज का डेलीगेशन होना चाहिए और साथ में हर लेवल पे हम जिसको जिम्मेदार बना रहे हैं उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मतलब ये कि वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी। जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी का सेंस यहाँ पे ये है कि जो भी काम हो वो सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग हो। अगर लॉ से हट करके कोई काम कर रहा है, मतलब वो कि इलीगल काम कर रहा है, तो उसके साथ टॉलरेंस कैसा होगा, जीरो टॉलरेंस होगा। मतलब कि उसको पनिशमेंट जरूर दिया जाए। उसके बाद मेकिंग इंस्टीट्यूशंस वाइब्रेंट, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। वापस वही पॉइंट है। मतलब वाइब्रेंट का मतलब कि स्ट्रांग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव का मतलब कि जरूरत के हिसाब से सही समय पर वो सही चीजों के साथ रिस्पॉन्ड करे, सही चीजों को सही समय पर सही व्यक्ति के लिए प्रोवाइड कराए और उसके साथ साथ जो भी इस पावर का इस्तेमाल कर रहा है या फिर जो भी उस पब्लिक ऑफिस में बैठा है वो उसके लिए उत्तरदायी हो। उसके बाद डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, वापस से वही पॉइंट। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस होना चाहिए। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, जो भी देखिए समय समय पर जरूरत बदलती है, समय समय पर काम करने का तरीका बदलता है, तो उसी हिसाब से सिविल सर्विसेज में टाइम टाइम पे रिफॉर्म भी होना चाहिए। उसके बाद गवर्नेंस में एथिक्स, मतलब कि जो भी पब्लिक ऑफिस है, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनके अंदर इथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। और प्रोसीजरल रिफॉर्म, मतलब ये कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पहले सभी चीजें ऑफलाइन होती थी और अभी ऑनलाइन हो गया, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, तो इसको हम प्रोसीजरल रिफॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसीजरल रिफॉर्म है, जो समय की डिमांड है, जो लोगों की नीड है, उसके साथ समय समय पर प्रोसीजरल रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ओके। अगर हम बात करें कि हम कैसे जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज तो यही कि री इंजीनियरिंग प्रोसेस। मतलब ये कि हमेशा अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करते रहना चाहिए। मतलब री इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि पहले कोई काम सपोज दैट कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप कोई भी चीज लेने जा रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसे जाना है, तो री इंजीनियरिंग करके आप सीधा कर दो। ठीक, सिंपल सी बात यह है कि जो प्रोसीजरल रिफॉर्म है उसी की बात किया जा रहा है। इसमें दो चीजें हैं, एक ये कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार इसमें रिफॉर्म होते रहते हैं। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है न्यू पब्लिक रिफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोसीजरल रिफॉर्म। ओके। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी को हम सिटीजन्स की भलाई के लिए यूज करें। जो भी मॉडर्न, जो भी अप्रोप्रिएट हो, जिस भी काम में जो भी टेक्नोलॉजी हमको ऐसा लगता है कि यूजफुल हो सकती है, उसको तुरंत अडॉप्ट कर लेना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका फायदा ये होगा कि जो भी सिटीजन है उनको पता होगा क्या, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों पता है तो ये बहुत कम चांस है कि उसका, पहली बात तो उसका हैरेसमेंट नहीं होगा,
दूसरी बात कि उसको ये पता होगा कि उसको कौन सी सर्विस कहाँ से लेनी है, और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि वो कभी भी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में नहीं फंसेगा। अगर कोई भी सिटीजन इन्फॉर्म्ड है, प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड है किसी भी चीज के लिए, तो संभव है वो इलीगल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होगा। उसके बाद सिटीजन चार्टर हमने बताया, पिछले भी लेक्चर में हमने बताया कि क्या होता है, और इस लेक्चर के आखिर में भी सिटीजन चार्ट, इसके बाद का जो लेक्चर है वो सिटीजन चार्टर पे ही बेस्ड है, लेकिन उसको मैं कराऊंगा नहीं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, आप वहां से जा करके देख लीजिए, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो मैंने करवाया है गवर्नेंस वाले सेक्शन में, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में भी हमने सिटीजन चार्टर बताया था क्या होता है, एक बार आप वहां से देख लीजिए। फिर उसके बाद सोशल ऑडिट भी हमने पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप देख लीजिएगा उसको। सिंपल सी बात यह है कि कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसमें एक कमेटी बनाई जाती है जो कि ये देखती है इस जो भी प्रोजेक्ट है इसका सोसाइटी पर, इसका इन्वायरमेंट पर, इसका एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका जो फाइनेंशियल चीजें हैं उसका कैसे कैसे यूटिलाइज हो रहा है। और ये लोकल लेवल पे कमेटी बनाई जाती है, तो उसको हम सोशल ऑडिट बोलते हैं। ये भी गवर्नेंस वाले सेक्शन में है, आप एक बार जा करके देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द सर्विसेज। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो भी उससे जुड़े हुए हैं उनसे इतर किसी थर्ड पार्टी को देना चाहिए किसी भी सर्विस का इवैल्यूएशन करने के लिए, ताकि उस सर्विस का प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके। उसके बाद इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। चलिए ठीक है, कोई भी काम हो रहा है तो उसमें गलती होने की संभावनाएं होती हैं, कुछ गलत हो गया किसी के साथ, कुछ हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाए या टाइमली उनको नहीं दे पाए, तो ठीक है, अगर उनकी कोई शिकायत है तो उस शिकायत को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि शिकायत का सही समय पर निवारण हो सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप शिकायत का निवारण तो कर रहे हैं लेकिन आप 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि उसको ये नहीं बोलेंगे कि आपकी शिकायत का निवारण हो गया। शिकायत का निवारण तभी होगा जब समय रहते आप उस शिकायत का निवारण कर दें। ओके, तो इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके बाद एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे देखिए एक हमने एग्जांपल दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो चलो एक बिजनेस के सेंस में हो गया, लेकिन सिटीजन्स पार्टिसिपेशन केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तक ही सीमित नहीं होती है। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि फ्रॉम द मेकिंग ऑफ पॉलिसीज टू द फीडबैक ऑफ द पॉलिसीज, मतलब ये कि जहां से पॉलिसी बन रही है और उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो फीडबैक है, उस लेवल तक अगर हम लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर रहे हैं, तब उसको हम बोलते हैं सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। मतलब कि हर लेवल पर सिटीजन, देखिए हर एक व्यक्ति को बैठा करके तो पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलकर के हम पॉलिसी बना रहे हैं, और उन्हीं लोगों के साथ मिल करके हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और लास्ट में पब्लिक, लार्ज पब्लिक का जो फीडबैक है उसको हम ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। तो अगर हम सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को अचीव करना चाहते हैं तो हम इन रास्ते पे चल सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आपको लिखना है तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद जो चैप्टर है वो है सिटीजन चार्टर। तो हमने बताया कि इसका मैं लिंक दे दे रहा हूँ नीचे, आप वहां से जा करके देख लीजिए। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपली हमको कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।